नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य, असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड इमेज के अब गिरते स्तर को लेकर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के राजनीतिक नक्षत्र में एक देदीप्यमान तारे की तरह पिछले करीब 5, 6, 7 सालों में लगातार दमक रहे थे, चमक रहे थे। और उन्होंने न केवल 2014 का चुनाव जीता, देश के प्रधानमंत्री बने, बल्कि वह पुनः 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उतनी ही भारी बहुमत से चुनाव जीतकर देश में फिर से पदारूढ़ हुए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति का पूरी रीति और नीति को बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे यहाँ इस प्राइम मिनिस्ट्रियल और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी कहीं न कहीं एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में और कहीं न कहीं एक डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी में तब्दील किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तमाम तरीके अपनाए हैं कि जब शासन में, प्रशासन में और राजनीतिक पार्टी में केवल उनके नाम की, केवल उनके चेहरे की ब्रांडिंग हुई है। हर स्तर पे, हर अकाउंटेबिलिटी को लेकर, हर रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, देश के हर सवाल को लेकर, देश के हर निर्णय को लेकर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को जवाबदेह बनाया है। और कहीं न कहीं उन्होंने राजनीतिक दल का जब भी मुहिम चला है, अभियान चला है, या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनावी समर हुआ है, तो उन्होंने हमेशा ही अपने आप को आगे रखा है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में कहीं न कहीं हम जब बात करते हैं तो कई सारी चीज़ों का हवाला दिया जाता है कि हमारे यहाँ एक पार्टीजन डेमोक्रेसी होती है और कहीं न कहीं हमारे यहाँ एक सामूहिक नेतृत्व होता है। चुनावों के जरिए उन सब का एक तरह से यह तय होता है कि कौन सा राजनीतिक दल चुनाव में बढ़त प्राप्त करती है, यानी कि दल पहले होता है और दल में संसदीय दल का जो नेता चुना जाता है वह सेकेंडरी होता है। लेकिन दोस्तों, भारत के करीब 74 और 75 साल के इस लोकतंत्र के इतिहास में, इस स्वाधीनता के इतिहास में हमने देखा है कि राजनीतिक दल हमेशा जो है प्रमुख रहे हैं। एक चेहरा जरूर आगे आया है, जैसे कि आज़ाद भारत में जवाहरलाल नेहरू का चेहरा आया, लाल बहादुर शास्त्री का आया, इंदिरा गांधी का आया, फिर जनता पार्टी में मोरारजी देसाई का आया, फिर राजीव गांधी का आया, नरसिंह राव का आया, देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का आया, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह का आया और मनमोहन सिंह के बाद अब नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। लेकिन इस 75 साल के भारत के इस लोकतंत्र के इतिहास में हम दो नेताओं को देखते हैं कि जहां पर राजनीति व्यक्तिगत आधारित ज्यादा हुई, यानी कि व्यक्ति आधारित ज्यादा हुई। उसमें पहला नाम याद आता है इंदिरा गांधी का। वह दौर था कि जब कांग्रेस से ज्यादा लोग इंदिरा गांधी को जानते थे। वह यह दौर था कि जब राजा महाराजा का जिस तरीके से मध्य युग में नाम लिया जाता था, वह आधुनिक लोकतंत्र के युग में भी भारतीय जनमानस और भारतीय समाज इंदिरा राज के नाम से उस दौर को जाना। और इंदिरा गांधी ने अपने को कहीं न कहीं एक तरह लार्जर देन द पार्टी और लार्जर देन द नेशन की एक तरह से इमेज गढ़ी। और उनके कुछ ऐसे फैसले थे, उनके राजनीति करने की ऐसी शैली थी कि जब उनके दल के लोग उन्हें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहा करते थे। उन्होंने बेशक कुछ बड़े ही सख्त फैसले लिए। उन्होंने बेशक पार्टी के अध्यक्ष पद को अपने पास रखा। जब 1969 में कांग्रेस सिंडिकेट ने उन्हें येन केन प्रकारेण तंग करने की कोशिश की और जब कांग्रेस सिंडिकेट को लगा कि कहीं न कहीं एक डायनेस्टी की प्रतीक है इंदिरा गांधी, नेहरू डायनेस्टी की प्रतीक है, इसलिए उन्हें बड़े आसानी से हम वॉक ओवर नहीं दे सकते हैं इस सत्ता की लड़ाई में। और उसको लेकर के इंदिरा गांधी को जो शुरुआत में अपनी पार्टी जनों से रुकावट का सामना करना पड़ा और उस पर उन्होंने जब एक तरह से सिचुएशन को अपने फेवर में काबू में लाया, तो फिर वह एक डिक्टेटर के रूप में उभरती हैं। जब वह पार्टी का अध्यक्ष पद भी खुद रखती हैं, पार्टी के फंड्स पर भी अपना नियंत्रण रखती हैं और राज्यों में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के चयन की स्वयं से चुनने की परिपाटी की शुरुआत करती हैं।
यानी कि वो पहले जब राज्यों में विधायक दल अपने नेता का चुनाव किया करता था, वह परिपाटी अब आला कमान और हाई कमांड के तरफ से चुनने की परिपाटी शुरू हो गई। और उसके बाद जब हमने कांग्रेस का इतिहास देखा है तो प्रधानमंत्री ही आमतौर से अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उन व्यक्तियों का, चाहे वो राजीव गांधी हो, नरसिंह राव हो या मनमोहन सिंह हो, उनका एक ऐसे ऑटोक्रेटिक व्यक्ति के रूप में या एक व्यक्ति आधारित राजनीति के रूप में या उनकी पार्टी के नाम से सरकार के रूप में ही ज्यादा जाना गया, न कि उनके व्यक्ति आधारित राजनीति के रूप में जाना गया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के एनडीए 2 का जब 2014 में दौर शुरू होता है तो राजनीतिक पंडितों को इस बात का बड़े अच्छे से पता लग गया था कि गुजरात में जिस तरीके की शासन करने की रीति और नीति नरेंद्र मोदी की रही है, जिस तरीके से राजनीतिक महत्वाकांक्षावाद उन्हें येन केन प्रकारेण, चाहे वो हिंदू हृदय सम्राट बनकर के हो, हिंदू पोस्टर बॉय बनकर के हो, या गुजरात मॉडल के जरिए बेहतर गवर्नेंस की उनकी शुरुआत भी रही हो और उससे बेहतर उसकी ब्रांडिंग रही हो, उसकी इमेज ब्रांडिंग रही हो। और उस इमेज ब्रांडिंग की राजनीतिक शैली के कहीं न कहीं साधनिक दौर में नरेंद्र मोदी को एक प्रतिपादक माना जा सकता है, और वह प्रतिपादक के रूप में उनका कैरियर भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री पद के रूप में भी शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इमेज ब्रांड को डेवलप करने के लिए उन्होंने न केवल एक तरह से ऑटोक्रेटिक और एक सख्त डिसीजन करता लीडर के रूप में अपनी छवि बनाई, और अपने मंत्रिमंडल में उन नेताओं को तरजीह दी, जगह दी जो उनसे उम्र में छोटे थे या उनके समकक्ष थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगाया और बड़े ही राजनीतिक सूझबूझ से लगाया कि उन पर किसी तरीके का सवालिया निशान न उठ सके और पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत हो। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रांड इमेज को गढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपने पुराने और सबसे विश्वस्त सहयोगी अमित शाह को कमान देने में भी सफलता प्राप्त कर ली। और अमित शाह नरेंद्र मोदी के उस पॉलिटिकल ब्रांड के इमेज को गढ़ने में कहीं न कहीं सोने में सुहागा साबित हुए। और अमित शाह ने अपनी कठोर मेहनत और अपनी मोदी के प्रति अचूक लॉयल्टी की वजह से न केवल पूरे देश भर में पार्टी का जबरदस्त और अभूतपूर्व विस्तार किया, बल्कि नरेंद्र मोदी के ब्रांड इमेज को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए कुछ और भी अनोखे प्रयोग किए, जैसे उन्होंने मन की बात के जरिए पूरे देश की जनता को एड्रेस करने का एक स्लॉट चुना, जिसमें उनकी बोलने की शैली बदल जाती है, जिसमें वो कहीं न कहीं जनता को आकर्षित करने के तमाम तरीके अपनाते हैं, कोई न कोई सामाजिक मुद्दा भी उठाते हैं और उसमें वह अपने विचार, अपने इमेज गढ़ने और लोगों से सीधे कनेक्ट करने की कवायद करते हैं। चौथी जो ब्रांड इमेज गढ़ने में नरेंद्र मोदी का जो योगदान रहा कि उन्होंने सोशल मीडिया का जबरदस्त उपयोग किया, और सोशल मीडिया के उपयोग करने वाले भारत के राजनीतिज्ञों में नरेंद्र मोदी सिरमौर रहे हैं। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक दूरदर्शिता से इस बात को बड़े अच्छे से समझ लिया कि आने वाले दिनों में जब पूरे देश में डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी, कंप्यूटर, मोबाइल लोगों के हाथ में आएंगे, देश में मोबाइल रेवोल्यूशन ऑलरेडी चल ही रहा था, हर हाथ में मोबाइल आने तय थे, और ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जनता से कनेक्ट करने का जो बहुत ही जल्द ही उस स्थिति को भाप लिया था और उसको लेकर के अपनी पहल कर दी थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के ट्विटर, फेसबुक और अलग अलग ऐप के जरिए उन्होंने नमो ऐप, पीएम ऐप के जरिए उन्होंने जनता से जबरदस्त कनेक्ट किया। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी उनके फॉलोअर्स की संख्या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की संख्या के या तो ज्यादा थी या उनके बराबर थी। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रांड इमेज को गढ़ने में जो पांचवा जो उपयोग किया वो उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लिया। उन्होंने देश में सामाजिक आर्थिक विकास की जितनी भी योजनाएं शुरू की, उन योजनाओं के पहले उन्होंने प्रधानमंत्री शब्द या प्रधानमंत्री उपसर्ग जोड़ना वो नहीं भूले, और यही वजह है कि करीब अभी 2 दर्जन से 3 दर्जन तक योजनाएं वो प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाती हैं।
तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे देश के प्रदेशों में अलग अलग तरीके की जो योजनाएं चली, चाहे वो आधारभूत संरचना की योजना हो, सामाजिक कल्याण की हो, लोगों को राहत देने की हो, लोगों को तरह तरह के इमदाद देने की हो, सब्सिडी देने की हो, उनके लिए आवासीय सुविधा देने की हो, इन सारी योजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शब्द जरूर लगाया और उन्होंने बड़े चालाकी से यह काम किया, क्योंकि वह प्रधानमंत्री शब्द लगा रहे थे, वह अपना नाम नहीं जोड़ रहे थे। जो गलती विगत के प्रधानमंत्रियों ने किया, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर योजनाओं की एक तरह से अंबार लगा दी गई, इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाओं और तमाम भवनों और पुरस्कारों और स्टेडियमों और भवनों की तो एक तरह से भरमार लगा दी गई, राजीव गांधी के भी नाम से लगाई गई, और अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने आदर्श नेताओं के नाम पर, अपने एक तरह से राजनीतिक पितृपुरुष के नाम पर भी जो है, वो चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों, उन्होंने उसे लेने में कोताही नहीं की। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शब्द का उपयोग करना ज्यादा बेहतर समझा और इन्हीं 5, 6, 7 वजहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल ब्रांड तैयार हुआ। और वह ब्रांड न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी तूती बोलती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले 7 साल के शासन में कई तरह के इम्पैक्ट डाले और उसमें एक इम्पैक्ट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डाला और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ऑडियंस में अनिवासी भारतीयों को भी चुनने का काम किया। और देश में जो वो 2 करोड़ भारतीय दुनिया के तमाम कोने में व्यवसायी के रूप में, इनोवेटर के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में, लेबरर्स के रूप में, स्किल्ड और टेक्निकल मैन फोर्स के रूप में जो जगह जगह मौजूद हैं, उनसे भी नरेंद्र मोदी ने कनेक्ट कर न केवल अपना देसी ब्रांड इमेज बनाया बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो है वह भी ब्रांड इमेज बनाया। तो दोस्तों, हमने यह देखा कि कैसे ब्रांड इमेज की कहानी नरेंद्र मोदी की शुरू हुई, लेकिन पिछले 7 साल के शासन में नरेंद्र मोदी ने भयानक गलतियां भी की हैं। हमने अभी तक उनके तमाम राजनीतिक कुशलता, उनके ठोस नेतृत्व क्षमता और अचूक योजना और नियम और एक तरह से कानून बनाने की जो उनकी शैली, क्योंकि उन्होंने जितने कार्यक्रम बनाए, जितनी योजनाएं बनाई, उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी। उसमें कहीं ना कहीं सरकारों से ज़्यादा सब्सिडी देने, खजाना खाली करने और तमाम तरह के लोक लुभावनवाद से अलग रहकर उन्होंने जनता को बड़े अच्छे तरीके से मोहित करने का काम किया, चाहे वो सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो। इन योजनाओं के जरिए थ्योरेटिकली वह एक तरह से ज़्यादा कल्याण के कार्य करते हुए नजर आए। यह बात अलग है कि नरेंद्र मोदी को भी हमारे देश के सिस्टम, हमारे देश के गवर्नेंस और हमारे देश के पब्लिक डोमेन में जो तमाम विसंगतियां हैं, कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, दुराचार है, कदाचार है और तमाम तरह की जो विसंगतियां और विरूपताएं हैं, नरेंद्र मोदी की योजनाओं को उससे भी एक तरह से रुकावट पहुंची है। और हर देश का शासक इस बात को अच्छे से जानता है कि देश के सिस्टम में तमाम कमियां हैं और सिस्टम में जब बदलाव की बात आती है तो हर हुक्मरान को यह लगता है कि यह पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, यह पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। तो आम तौर पे चाहे वो पहले के शासक रहे हों या मौजूदा नरेंद्र मोदी रहे हों, वह वही निर्णय लेना पसंद करते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट हो, न कि सिस्टम पर किसी तरीके का हमला करने की कवायद हो। यह बात अलग है कि ई गवर्नेंस के जरिए पुरानी सरकारों ने भी अपनी पहल की और नरेंद्र मोदी भी उस ई गवर्नेंस के एजेंडे पर 2 कदम और आगे गए, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, मोबाइल के जरिए हो, आधार का इस्तेमाल हो, उनकी जनधन अकाउंट के जरिए इस्तेमाल हो, जो उन्होंने फंडामेंटल्स तय किए। परंतु नरेंद्र मोदी की कुछ भयानक गलतियां भी थीं और वह गलतियां आप अब करीब करीब सब लोग जानते हैं। पहली गलती उनकी नोटबंदी की गलती थी। वह नोटबंदी जो भ्रष्टाचार पर हमला करने को लेकर के आई, लेकिन पूरी देश की अर्थव्यवस्था का पूरा कबाड़ा निकाल करके चली गई और भ्रष्टाचार पर बुनियादी हमला करने में वह एक तरह से पहल पूरी तरह से विफल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दूसरी बड़ी गलती की
कि देश में एक दशक से चला आ रहा एक बड़ा सुधार का एजेंडा जीएसटी पर अपना श्रेय लेने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए और अपना एक तरह से उसकी क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने शुरू करने की एक जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जीएसटी को लाने के लिए जितनी तैयारियां होनी थी, उन तैयारियों में उनकी ब्यूरोक्रेसी और उनका सिस्टम आड़े आया और कहीं ना कहीं उस योजना के शुरू करने वाले एक तरह से पूरी तरह से विफल साबित हुए। जिस तरीके से हमने आधार की योजना शुरू की, पैन कार्ड की योजना की शुरुआत की और वो बड़े अच्छे से देश में प्रसारित हुआ। जीएसटी की जो नई रिजीम थी उसमें अनेकानेक और अनवरत सुधार लाने पड़े और वह सुधार की प्रक्रिया आज 3 साल बाद भी अभी भी लाई जा रही है। जीएसटी से, नोटबंदी से आहत अर्थव्यवस्था जीएसटी के आगमन के बाद और भी ज्यादा आहत हुई। और तीसरी जो बड़ी गलती नरेंद्र मोदी ने की कि कोरोना पैंडेमिक के मद्देनजर एक ठोस निर्णय दुनिया को दिखाने के चक्कर में और देश के मिडिल क्लास की जो उनके सोशल मीडिया में जो उनके फॉलोअर हैं उनकी वाहवाही लूटने के लिए केवल 5 घंटे के एवज में समूचे देश को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में लाने, यानी कि पूरी तरह से बंद करने का एक भयानक गलत फैसला ले डाला। एक ऐसा फैसला जो आदमी को जीते जीते मारने की तैयारी कर गया। एक ऐसा फैसला जो तमाम रास्तों में करीब 30 से 40 करोड़ लोग जो फंसे पड़े थे उनको ठीक वहीं पर बिल्कुल एक तरह से उनको वहीं पर कह दिया गया कि आप जहां पर रहे बिल्कुल एक तरह से साइलेंस और बिल्कुल स्टैंड अप बन करके रहे। यानी कि सारा चीज ठप, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप, सारी गतिविधियां ठप और आप जैसे तैसे येन केन प्रकारेण इस बीमारी से अस्पृश्यता फैलाने से रोकने के लिए यह फैसला नरेंद्र मोदी ने जो लिया उसको लेकर के उसके काफी सारे रिपरकशन हुए। देश के 15 करोड़ मजदूर फंस गए, एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग ठुसे पड़े रहे। लोगों ने अपने इस आपदा काल में अपने प्रियजनों से मिलने के लिए हजारों हजार किलोमीटर के रास्ते पैदल, साइकिल से, कहीं टैंकर में, किसी ट्रकों में मरते जीते, एक्सीडेंट से बचते और उसके शरण में आते। वह पूरा भयानक मंजर चला, वह मंजर जो देश के विभाजन से भी ज्यादा भयावह था। प्रधानमंत्री ने इन 3 गलतियों के बाद इस कोरोना काल में ही कृषि के कथित सुधारों के नाम पर 3 कानून लेकर के आए। आमतौर पे कोई भी सरकार एक समय में एक कानून लाती है, लेकिन कृषि में कथित सुधारों के नाम पर एक साथ 3 कानून क्लब करके लाए गए और कहीं ना कहीं वो तीनों कानून एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, सप्लीमेंट कर रहे थे और अंत में लोगों को यह समझ में आया कि यह कॉरपोरेट के पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट लाने की और उन्हें पूरा मुनाफादायक बनाने की पूरी सुनियोजित तैयारी है। और कहीं ना कहीं किसान, जिसे उन्हें त्वरित रूप से इससे तो कोई नुकसान नहीं होना था, वह तो 55 साल से बेहाली अपने फसल के औने पौने दाम को लेकर के झेल रहे थे। लेकिन इन तीनों कानूनों के आगमन ने और सरकार की लगातार किसानों की एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग की अनसुनी किए जाने और पिछली 3 गलतियों से कोई राजनीतिक नुकसान नहीं मिलने की वजह से, प्राप्त आशावाद की वजह से किसानों के 3 कानूनों को लेकर के भी सरकार ने एक तरह से उनकी बातों को, उनके आंदोलन को और उनके विरोध को, प्राथमिक विरोध को अनसुनी कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं किसान एक लंबी तैयारी कर रहे थे। बिहार के चुनाव के बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि देश की राजधानी दिल्ली के तीनों चारों सीमाओं पर उनका अनवरत आंदोलन चलेगा और वह जाड़े की ठिठुरती रात से लेकर शुरू होगा और वह अब आने वाले गर्मियों से लेकर के और न जाने ये कब तक जारी रहेगा, कहा नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं सरकार अब इस किसान आंदोलन को लेकर के अब हाँफने लगी है। पहले शाहीन बाग का एक आंदोलन हुआ था, सीएए का फैसला लाया गया था, उसको लेकर के भी आंदोलन हुआ, लेकिन उस आंदोलन में कहीं ना कहीं नैतिक दम नहीं था, क्योंकि देश का एक सांप्रदायिक विभाजन हुआ था और देश के सांप्रदायिक विभाजन के बाद का जो रिपरकशन था, कहीं ना कहीं वो सीएए
उसको लेकर के एक पहल थी और उस पहल को लेकर के देश का जो अल्पसंख्यक मुस्लिम जो आंदोलित हुआ, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं सरकार ने अनसुनी की और कोरोना काल में वो आंदोलन अपने आप मृतप्राय हो गया। लेकिन देशबंदी के नाम पर जो मजदूरों में असंतोष पनपा, जो असंतोष बिहार में चुनाव एक तरह से उनकी पार्टी, उनकी एनडीए और नीतीश कुमार के गठबंधन को हराते हराते बच गई, जैसे तैसे वो चुनाव जीत पाए। और अब किसानों का जो यह असंतोष है, तो मजदूर और ये किसानों का जो यह असंतोष है, जो जो देश का ये कोर वोट बैंक है, जो देश की एक बहुसंख्यक तबका है, जिसको आप किसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में नहीं डिवाइड कर सकते कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। यह देश की असल जनता जनार्दन है, ये किसान और मजदूर। और पहली बार इन दोनों वर्ग के असंतोष का, दोनों वर्ग के विरोध का, राजनीतिक नुकसान की म्यूजिक अब नरेंद्र मोदी को सुनाई पड़ने लगी है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम को लाने का मेरा मुख्य मकसद ये था कि जो उन 7 उपायों के जरिए नरेंद्र मोदी ने देश में एक विशाल अपना पॉलिटिकल ब्रांड इमेज जो गढ़ा था, जिसके आगे तमाम विपक्षी दल एक तरह से पटकनी खा रहे थे, उनकी कुछ भी नहीं चल रही थी, मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे, आज जनता के स्तर पर, हो सकता है कि संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर आज भी भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे मजबूत हो और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अभी भी कमजोर हो, लेकिन जनता में जो इमेज एक मोदी का बना हुआ था, नरेंद्र मोदी का इमेज एक मोदी के रूप में बना हुआ था, जिस मोदी का नाम नरेंद्र मोदी भी बड़े गर्व से लेते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पब्लिक मंच हो, कि मोदी ये करेगा, जिसमें उनकी एक तरह से पूरी तरह से वो एक व्यक्तिवादी राजनीति की बू आती है। वह भारतीय जनता पार्टी जो अपने विगत में 5 आदर्शों के लिए जानी गई, आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व, वंशवाद का विरोध, नैतिकतावादी राजनीति और एक आदर्शवादी प्रशासन या राम राज्य, इन 5 एजेंडों से कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी अब अलग एजेंडा, जो उनका अपना एजेंडा है, वह हिंदूवाद से तो लवरेज जरूर है, लेकिन उसमें उनका कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म भी दिखता है, उनमें उनका ऑटोक्रेटिक भी दिखता है, उनका मेजोरिटेरियनिज्म भी दिखता है, जिसमें कहीं ना कहीं उनका एक तरह से लोगों से कनेक्ट करके और उनको व्यामोहित करने की कला भी दिखती है। आज उस किसान और मजदूरों के असंतोष के जरिए अब उसमें दोस्तों दरकाव आने लगा है। अब मोदी का वो ब्रांड इमेज, एक तो उन्होंने दाढ़ी जो अपनी बढ़ाई है इस कोरोना काल में, पता नहीं किस वजह से बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं उनके एक फेशियल इमेज को वो कहीं ना कहीं एक डाउन करता है, एक साधु महात्मा का इमेज देता है, न कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का इमेज देता है। वह इमेज जो कि मोदी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज था, जिसमें एक मोदी सख्त प्रशासक लगते थे, एक स्मार्ट प्रशासक लगते थे, एक आधुनिक प्रशासक लगते थे और कम्युनिकेशन की हर कला में निष्णात लगते थे। तो आज नरेंद्र मोदी न केवल अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, बल्कि किसानों और मजदूरों में हो रहे असंतोष की वजह से अब जनता भी अभिव्यक्त करने लगी है कि यह मोदी जो है हमें हर तरह से बर्बाद करके चला गया। लोगों ने नोटबंदी को लेकर माफ कर दिया, जीएसटी को लेकर के माफ कर दिया, और देशबंदी में भी उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से वॉकओवर दे दिया। लेकिन किसानों के आंदोलन से कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ जो देश भर में असंतोष पनपा है, हो सकता है उन्हें बंगाल और असम के चुनावों में इसका उतना नुकसान न दे, लेकिन एक नेशन वाइड स्तर पे उनके उस ब्रांड इमेज में दरकाव की शुरुआत हो चुकी है और इसे गली और मोहल्लों में लोगों की आम अभिव्यक्ति से इसे सुना जा सकता है। क्योंकि ये मुद्दा कम्युनल पोलराइजेशन का नहीं है, जिसमें कि मुस्लिम के खिलाफ या हिंदू के समर्थन में आप उठा करके आप अपने पॉलिटिकल नुकसान की भरपाई कर लेंगे। बाकी शासन और प्रशासन में कई सारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छे निर्णय भी लिए हैं, कई सारे निर्णय विवादास्पद भी रहे हैं, कई जगह उनकी बदनीयती भी सामने दिखी है, खास करके किसानों के मुद्दे को लेकर के और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पे देश में सिस्टम, समाज और गवर्नेंस में सुधार के अनेकानेक बिंदुओं को लेकर के जो उन्हें पहल करनी चाहिए, उस पहल में कहीं न कहीं व्यक्तिवाद ही हावी ज्यादा दिख रहा है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपना ये कार्यक्रम अब ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैं इस कार्यक्रम को अभी समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सुलगते सवाल पर आपसे पुनः बात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद,
गुड बाय, सब बखैर।